बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा ईटीसी एंड केमियोस्मोसिस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। बेटा कल के टॉपिक में जो क्रेब्स साइकिल था उसमें हम लोग डिटेल्ड पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड को दो मालिक्यूल को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं पहले एसिटाइल को एंजाइम ए में। वो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है वो जाता है, और क्रेब्स साइकिल किसी के नतीजे में हमारे पास NADH और FADH2 जो है ये दो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में बन चुकी थी। बेटा उन्हीं दो को आज हमने यूज़ करके ATP की सेंसेस करनी है, जो कि हमारे सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करेगी। तो चलते हैं ETC और केमियोस्मोसिस की तरफ, जिसे बेटे ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दिया जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो पीछे साइकिल हमने पढ़ा था उसमें एक NADH जो है वो कन्वर्ट होगा 3 ATP के मालिक्यूल के अंदर, और एक FADH2 जो है वो 2 ATP के मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं कि 3 ATP और 2 ATP जो है वो किस तरीके से जनरेट होते हैं, 3 ATP कैसे बनते हैं, 2 ATP किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा इन टर्म्स को और इस साइकिल में जाने से पहले आप लोग ज़रा दोबारा से आज क्लियर कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग एक्चुअली किसको बोलते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ऐड होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसी तरीके से बेटा रिडक्शन किसे बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मीन्स के इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और गेन होगा हमारे पास हाइड्रोजन का या गेन होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक एक्चुअली रिडॉक्स प्रोसेस है, तो रिडॉक्स प्रोसेस को पढ़ने के लिए रिडॉक्स क्योंकि दो का कम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को जब हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। तो आज हमने जो है जिस टॉपिक की तरफ जाना है उसमें जाने से पहले सबसे पहले बेटा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या केमियोस्मोसिस हमारे पास किस ऑर्गेनेलिस के अंदर जो है वो होती है। तो बेटा ये हमारे पास जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये बेटा उसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो कि इस तरीके से फोल्डिंग हुई है जिसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और इस आउटर मेम्ब्रेन और बेटे इनर मेम्ब्रेन के जो दरमियानी फासला है इसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दे देते हैं, कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये खाली जगह है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देंगे। और बेटा ये जो रेड में आपको मैंने शो किए हुए हैं दीज आर नोन एज F1 पार्टिकल्स। आपको पता है कि आपके सेल के अंदर ATP की प्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गेनेली है वो कौन से ज़िम्मेदार है बेटे, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा चलाती है। तो बेटा इसको ही मैंने यहाँ पे इसकी जो एक क्रॉस सेक्शन समझ लें, मैंने यहाँ पे उसको बड़ा करके आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास बेटा ये समझ लें, ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने ड्रा की है ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है इसे IMS या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दे देते हैं। और ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेटा इनर मेम्ब्रेन है, जो कि आपकी क्रिस्टी कहलाती है। ये सारी प्रोटीन्स जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर अटैच होते हैं। और ये अंदर वाली साइड पे आपका क्या है बेटा, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और ये सारा प्रोसेस उसके अंदर जो है वो चलेगा। अच्छा, यहाँ पे बेटे इसको समझने से पहले मैंने इसको ज़रा डिटेल्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चलते हैं और उसके बाद केमियोस्मोसिस के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा याद होगा आप लोगों को कि क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे पास NADH जो है वो बन चुका था। इस NADH जो है उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है और उससे हमने ATP की प्रोडक्शन करनी है। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि NADH से NAD जो है वो कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हमने ATPs बनाने हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है NAD डिहाइड्रोजिनेज। बेटा NAD हाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि इसने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही बेटा इस NAD में से रिमूव होगा तो ये हाइड्रोजन मूव करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बेटा ऊपर कहाँ जाएगा, ज़रा इसको फिर देखिएगा कि यही वो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो सबसे ऊपर लाइन नज़र आ रही है बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से बेटा आउटर मेम्ब्रेन के नीचे ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये जो आपको सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा ये इनर मेम्ब्रेन है।
जिसे हम लोग फोल्डिंग या क्रिस्टी भी बोलते हैं, जिस पे सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। और ये जो ये वाली जगह नज़र आ रही है इसे मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक इंजाइम होता है जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव करता है NAD में से और कन्वर्ट करता है NAD प्लस के अंदर, और इसमें से हाइड्रोजन आयन जो है मूव करके बेटा यहाँ से मूव करके ये ऊपर की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। मीन्स टू से कि यहाँ से इनर मेम्ब्रेन से ये पंप होके ऊपर बेटा ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है जिसे IM हम लोग जो है आपको पता है कि हम लोग इसको IMS का नाम दे देते हैं, तो बेटा ये IMS के अंदर जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस ऊपर मूव कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा बेटा, जैसे ही बेटा NAD आपने हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ भेजेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से NAD हाइड्रोजिनेज जो है वो आगे इस Q को देगा। ये Q जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बेटा आगे B को देगा, B जो है ये बेटा आगे C को देगा। अब ये Q B C की तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे तो बेटा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। इसे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जो क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रही है। बेटा देखिएगा जैसे ही ये NADH जो है ये जब इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा तो बेटा यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है NADH का, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये जो Q है ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसकी रिडक्शन हो रही है। इसी तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन आगे की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस Q से आगे B की तरफ जाएंगे। अब इधर Q की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन और B की क्या हो जाएगी रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसकी ऑक्सीडेशन होगी, B ने हासिल कर ली है उसकी रिडक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हुए B C A फिर बेटे A3 की तरफ मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आगे नीचे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अब जैसे ही बेटा याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो है इन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो यहाँ पे पकड़ता है वो फाइनल एक्सेप्टर कहलाता है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। बेटा ये ऑक्सीजन कहाँ से है, ये ऑक्सीजन मैट्रिक्स में पहले से ही मौजूद है। वो ऑक्सीजन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है। ये पेपर में MCQs भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो कौन है, तो बेटा वो ऑक्सीजन होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैप्चर करती है। यहाँ पे बेटा क्योंकि मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कैसे कर रही है। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस क्योंकि पहले से पड़े हुए होते हैं तो उस हाइड्रोजन आयन की वजह से 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से पंपिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन आयन ऊपर की तरफ मूव कैसे करते हैं। बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जैसे ही मेम्ब्रेन एंड होती है A3 के बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम लगा हुआ होता है जिसे हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं। बेटा इसे हम लोग ATP सिंथेटेज का नाम दे देते हैं। बेटा ये ATP सिंथेटेज क्या करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ पे NADH जो है ये कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन आयंस को बेटा ऊपर की तरफ मूव करता है। हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे जो क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करते हैं, वही हाइड्रोजन आयन बेटा यहाँ से मूव करते हुए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। बेटा ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन से हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं और इस हाइड्रोजन की मदद से हम लोग यहाँ पे ATP को प्रोड्यूस करेंगे। वो मैं आपको यहाँ पे केमियोस्मोसिस में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा बेटे कि ये जो कम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, ये जो कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, इन कम्प्लेक्सेस को जब हम डिवाइड करते हैं तो NADH को हम लोग कम्प्लेक्स 1 कहते हैं। यहाँ पे ये बेटा ये जो B है इसे कम्प्लेक्स 3 कहते हैं और ये जो A और A3 है इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर 4 कहते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास कम्प्लेक्स 1 2 3 ये 2 नीचे होगा, 1 3 और 4 का क्या काम है बेटा, इन कम्प्लेक्सेस में से ये जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो इस मेम्ब्रेन से पंप किए जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे क्या होगा कि बेटा ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात आप लोगों को सिर्फ अभी इतनी याद रखो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आ रहे हैं, तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं। ये सिर्फ अभी इतना याद रखें कि हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ऊपर की तरफ आते हैं और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जो हैं वो आगे मुंतकिल होते हैं कहाँ पे बेटा, जिसे ATP सिंथेटेज कहते हैं। ATP सिंथेटेज से ये हाइड्रोजन आयन नीचे की तरफ मूव करते हैं और एनर्जी को खारिज करते हैं। उस एनर्जी को बेटा हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बेटा ADP प्लस इसके साथ बेटा फास्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन होती है बेटा किसकी,
ATP की, क्योंकि यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हो रही है, इस हाइड्रोजन आयन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बेटा इनर मेम्ब्रेन स्पेस से, ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन क्योंकि यहाँ पे मूव करते जा रहे हैं नीचे की तरफ, ATP सिंथेटेज उनको नीचे की तरफ लेके आ रही है और उस एनर्जी को यूज़ कर रही है ADP से ATP में कन्वर्ट होने के लिए। अब आप ये हिसाब लगा लें कि इस मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा। तो अब ये याद रखिएगा कि इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस मैट्रिक्स में ज़्यादा हो रही है। अब यही वाले वो हाइड्रोजन आयन्स हैं जो दोबारा से फिर इस मेम्ब्रेन के ज़रिए पंप किए जाएंगे ऊपर की तरफ। तो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो पंप कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो आते जाएंगे और इसी तरीके से ATP सिंथेटेज दोबारा से उनको नीचे की तरफ लेके आता जाएगा। ये साइकिल बेटा बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। याद रखिएगा, एक पंप बेटे हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 2 के दरमियान, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 4 के दरमियान, और एक ये जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि NADH जब कन्वर्ट होगा NADH के अंदर NAD+ के अंदर, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन आपको पता है कि ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे बेटा जब हाइड्रोजन आयन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो 1, 2 और 3, इसको ना देखिएगा अभी, 1, 2 और 3, बेटा ये 3 हमारे पास पंप लगे हुए हैं। तो ये कितनी ATPs प्रोड्यूस करेंगे, एक हाइड्रोजन, 2, 3। तो बेटा जितने हाइड्रोजन नीचे की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही ATP बनती जाएंगी। तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कितनी ATPs बन रही हैं, बेटा 3 ATP बन रही हैं। तो हमने ये देखा था कि एक NADH मॉलिक्यूल के एक दफ़ा यहाँ से मूव करने से 3 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ बनते हैं। अब हमने ये देखना है कि FADH जो है वो कैसे बेटा 2 ATP को प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे बेटा हमारे पास ये Q लगा हुआ होता है, ये जो Q कम्प्लेक्स है, इसके बिल्कुल ही पास यहाँ पे बेटा कम्प्लेक्स 2 होता है। इस जगह पे कम्प्लेक्स 2 लगा हुआ होता है। इस कम्प्लेक्स 2 का क्या काम है, इस कम्प्लेक्स 2 का काम बेटे ये है कि ये FADH जो मैट्रिक्स में पड़ा हुआ था, जैसे बेटे ये NADH पड़ा हुआ था, इसी तरीके से ये FADH2 पड़ा हुआ है जो कहाँ से आया था, क्रैब साइकिल से। इस FADH2 की क्या होगी बेटा, यहाँ से इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, लॉस होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये कन्वर्ट होंगे FAD+ के अंदर। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे बेटा, ये यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। बेटा ये यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी, तो यहाँ पे FADH FAD+ के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। और ये हाइड्रोजन आयन्स आपको अब पता लग गया होगा कि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन पहले क्यों ज़्यादा है और ये हाइड्रोजन आयन्स कैसे ऊपर की तरफ जो है मूव कर रहे हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा, देखो एक कम्प्लेक्स लगा हुआ था, एक पंप लगा हुआ था NADH के पास। अब एक कम्प्लेक्स क्योंकि NADH के पास था, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स ये था, पंप लगा हुआ था, एक पंप यहाँ पे ये था, तो ये 3 पंप थे। लेकिन FADH तो बेटा अटैच ही कहाँ पे होता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 पे। तो कम्प्लेक्स नंबर 2 पे जब अटैच होगा तो इसमें से ये वाला पंप तो बेटा निकल गया, क्योंकि ये वाला पंप तो इधर ऐड ही नहीं होगा। अब पंप कौन से वाले ऐड होंगे, ये 2 पंप बेटा इसमें ऐड होंगे, क्योंकि ये पंप हाइड्रोजन आयन्स को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो जब ये पंप बेटा मूव करेंगे इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से यहाँ की तरफ, तो FADH जो था वो 2 पंप क्योंकि यूज़ कर रहा है, तो 2 H मॉलिक्यूल्स बेटे यहाँ से मूव करके 2 हाइड्रोजन आयन्स इस ATP सिंथेटेज से गुजरेंगे और यहाँ पे 2 ATPs बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि FADH2 जो है ये 2 ATPs को बना रहा है क्योंकि ये 2 पंप को इस्तेमाल कर रहा है, और जो हमारे पास NADH था वो क्योंकि 3 पंप को इस्तेमाल कर रहा है इसलिए वो 3 ATP को प्रोड्यूस करता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि 3 ATP और 2 ATP की प्रोडक्शन कैसे हुई थी। अब थोड़ा सा बेटा हिंट हम लोग इधर से ले लेते हैं। ये मैंने कुछ कम्प्लेक्सेस आपके सामने ड्रा किए हुए हैं बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये थे हमारे पास वही कम्प्लेक्सेस। ये देखिएगा ये NADH था, सारा वही है, सिर्फ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। NADH जो है इसको हमने कन्वर्ट किया NAD+ के अंदर। इधर से हाइड्रोजन आयन्स आपको पता है कम्प्लेक्स 1 से मूव करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम लगा हुआ होता है जिसे NADH+ कहते हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके बेटा आगे कहाँ चले जाते हैं, Q की तरफ, Q से बेटा वो आगे B की तरफ, B से वो C की तरफ, C से वो A की तरफ, और A से A3 की तरफ। ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कैसे जाते हैं, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि NADH जब इस NAD में कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन आयन्स को ऊपर मूव करवा देता है, एक पंप यहाँ पे लगा होता है कम्प्लेक्स 3 के पास, एक पंप यहाँ पे कम्प्लेक्स 4 के पास लगा होता है। ये 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी क्या लगी हुई होती है, ATP सिंथेटेज। ये बेटा एंजाइम है जो रोटेट करता है और ADP को कन्वर्ट करता है ATP के अंदर, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन फिर से कहाँ मूव कर गए, मैट्रिक्स के अंदर।
और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो कम्प्लेक्स नंबर 2 है, इस कम्प्लेक्स नंबर 2 का क्या काम था कि ये कम्प्लेक्स नंबर 2 आपके पास इस FADH को FADH जो है 2 को इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, FAD के अंदर बेटे, ये FAD में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर मूव करेंगे, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हाइड्रोजन क्योंकि इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग इस कम्प्लेक्स को, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इस H+ साइंस की। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्सेस क्योंकि इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक FADH के मालिक्यूल जो हैं वो दो कम्प्लेक्सेस को इस्तेमाल करते हुए दो हाइड्रोजन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे 2 ATP को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि FADH 2 कम्प्लेक्सेस को यूज़ कर रहा है और NADPH 3 कम्प्लेक्सेस को यूज़ कर रहा है, तो ATP की प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होगी बेटा हमारे पास। तो ये था हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस जिसमें हमने ATP को जो है वो बना लिया है। इस ATP को आगे सेल इस्तेमाल करेगा, ये सेल के लिए एनर्जी करेंसी होगी। तो ये ETC और केमियोस्मोसिस का जो टॉपिक था बेटा ये आज आप लोगों का कवर हो चुका है। आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा बुक से, इसको रीड करिएगा, इसको सुनने के बाद आपको इंशाल्लाह जो है उसका कवर हो जाएगा कैसे। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs जो हैं वो आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ, उन MCQs को एक दफ़ा जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। ये MCQs नंबर बेटा आपका आ जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20। बेटा ये 16 से 20 MCQs जो हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो इस MCQs को बेटा आपने सॉल्व करना है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों का ये जो है टॉपिक असाइनमेंट के लिए भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।